नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। इतिहास अभ्यास सीरीज़ के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया था? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन को 4 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद जो है वो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, इनको 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद समुद्रगुप्त हैं, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इन्होंने अपने विजयों की घोषणा के लिए एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है मदुरई में। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये पांड्य वंश के शासकों ने कराया। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में और बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण जो है वो मध्य भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, इंद्र। पूर्व वैदिक, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इस काल में इंद्र था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 250 सूक्तों में हुआ है। किसी अन्य देवता की अपेक्षा इंद्र के शारीरिक लक्षणों का विवरण सबसे अधिक विस्तार से हुआ है। इनका प्रिय आयुध यानी कि हथियार जो है वो वज्र है, और इसी कारण इंद्र को वज्रबाहु, वज्रवृत और वज्रिन कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया और उसकी तुलना सिंह यानी कि वृष से की गई है। इंद्र को दुर्गों का भेदक यानी कि पुरंदर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विक्रम और शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम और शक संवत के बीच में जो डिफरेंस है वो है करीब 135 सालों का। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। उज्जैन के एक शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत चलाया था, और कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ध्यान यहाँ पर यही रखना है, 57 ईसा पूर्व है और 78 ईस्वी है, तो इसमें दोनों को घटाना नहीं बल्कि यहाँ पर दोनों को आपको जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शक संवत और विक्रम संवत में जो अंतर है वो आपको 135 वर्ष मिलेगा। क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, ह्वेन सांग ने। चालुक्यों का शासन दक्षिण भारत और मध्य भारत में 6वीं से 12वीं सदी के मध्य रहा। इनके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया और पुलकेशियन द्वितीय के न्यायालय का भी भ्रमण किया था। वह चीन के तांग वंश के समय भारत आया था और भारत और चीन के संबंधों का वर्णन किया था। तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा आपको आवाज़ में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ आवाज़ बहुत ठीक से नहीं है, चूँकि ज़ुकाम ज़्यादा है, लेकिन आपका वीडियो बहुत दिनों से नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं जैसे भी रहेगा आपको वीडियो अब मैं दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। आशा करता हूँ कि आपको कोई भी वर्ड समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार का जो संस्थापक है वो है धर्मपाल। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होगा। धर्मपाल जो है वो बौद्ध मतानुयायी था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर में बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की भी स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यहाँ पर आपको जैन धर्म के अनुयायी को बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा हेमचंद्र सूरी जो है
वो जैन धर्म का अनुयायी था। अब आपको यहाँ पर बता दें हेमचंद सूरी के बारे में, तो हेमचंद सूरी जो है एक महान जैन धर्म का विद्वान था जो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। उसी के प्रभाव के कारण जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया जिसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई, जो बाद में एक जैन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालाधार बसु बंगाली भाषा के विद्वान हैं जिन्होंने बंगाली भाषा में रामायण का सृजन किया था और सायण वैदिक ग्रंथों के टीकाकार हैं जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। पार्थ सारणी आधुनिक काल के इतिहासकार माने जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो गया आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में है सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, किस चीज़ का सिंधु सभ्यता में निर्यात होता था, ये आंसर आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए, सूती वस्त्रों का। क्वेश्चन नंबर 10 में है मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किस के द्वारा संभव होती थी। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कर्म के द्वारा होती थी और कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ करता था। और ये वास्तव में सत्य भी है कि किसी भी दर्शन के बिना भी अगर हम लोग बात करें तो हमेशा आपको जो मोक्ष का मतलब है कि आपकी सफलता है तो वो कर्म के द्वारा ही मिलती है। अब मीमांसा दर्शन के अनुसार बात करते हैं तो मीमांसा दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है, यही बात वहाँ पर लिखा गया। इसमें ज्ञान के स्थान पर वैदिक कर्मों और अनुष्ठानों को वरीयता दी गई है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, इसको आप नोट कर लेंगे कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो है जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 11 में है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे यानी कि किसके समकालीन थे। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे। पुष्यमित्र के राज पुरोहित पतंजलि का नाम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के बाद दूसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था, किसके द्वारा। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका ग्रीकों द्वारा, विकल्प संख्या ए। भारत में पहली बार सैनिक शासन ग्रीक शासक सिकंदर का नाम आपको याद होगा, सिकंदर के द्वारा लाया गया। उसने काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 13 में है सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है, आंसर आपका होगा सी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो महाकश्यप ने किया था। और इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, जिसका नाम है एक विनय पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक, में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका विकल्प संख्या बी, जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों ने अपने शासन काल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया था। अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक हैं। अमोघ वर्ष प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान और आदि पुराण के लेखक जिनसेन, नाम क्या है, जिनसेन, निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल को पराजित करने का जो श्रेय है वो है यशोधर्मन को। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। मंदसौर अभिलेख है, आपने नाम सुना होगा। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोवर्मन ने शासक मिहिर कुल को पराजित किया और भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 में है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आंसर आपका बहुत आसानी से आपको पता है कि ऋषभदेव थे। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक, तो आंसर आपका होगा महावीर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब के संकेत हैं? तो भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ मानी जा सकती है? तो वो आर्यों के काल से ही मानी जाती है। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 में है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद यानी कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो महाकश्यप ने किया। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसमें बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे जो क्रम से धर्म और विनय के प्रतीक माने गए। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय नाम की 2 पिटकों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? तो काकतीय साम्राज्य में कौन था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेटुपल्ली, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद का रचयिता है जयदेव। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव वैष्णव धर्मानुयायी गौड़ नरेश लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और गीत गोविंद में राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह किस वंश के शासक थे? तो गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। शेष 3 शासकों में अगर देखा जाए जैसे कृष्णदेव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग और उसके उत्तरी क्षेत्र का, तथा पुलकेशियन जो है वो नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र का शासक था जो कि उड़ीसा में किसी भी रूप में संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी धर्मपाल। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जानने की आवश्यकता है। धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। उसने पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया। वह स्वयं बौद्ध था और उसने विक्रमशिला का प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया था। उसने सोनपुर बिहार की भी स्थापना की। नालंदा महाविहार का भी संरक्षक था। देखा जाए तो वह बौद्ध था और अन्य धर्मों के प्रति उसकी नीति काफी सहिष्णु थी। वह वर्णाश्रम धर्म का पोषक और शास्त्रीय नियमों का पालन करवाता था। उसी के समय बोधगया के चतुर्मुख महादेव की प्रतिमा स्थापित हुई थी। उसी के समय बोधगया के चतुर्मुख महादेव की प्रतिभा प्रतिष्ठित हुई और उसके समय धीमन और बेटपाल ने एक नए कला संप्रदाय की भी नींव रखी थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो है वो मिस्र का राजा था। आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा। अशोक के समकालीन विश्व के कुछ प्रमुख शासकों में अगर हम लोग देखें तो सीरीन का अलेक्सुंदर, मिस्र का तुर्मय, सीरिया का अंतियोक और मैसिडोनिया का अत्तिकिनी एपिरस मग इत्यादि थे। 24 में है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, पल्लवों के द्वारा कराया गया था। 25 में है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कहाँ की राजधानी थी? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कौशल की, विकल्प संख्या डी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या जो है वो कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई और हनुमानगढ़ मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। 26 में है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए वारंगल प्रसिद्ध था? तो ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए।
27 में है छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी कहाँ की थी, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें चेदी की, आंसर सी होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। इसे सुत्यवती भी कहा जाता है। यहाँ का राजा महाभारत काल में शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। यह स्थल आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उनके समीपवर्ती भागों में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 28 में है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो आंसर यहां पर आपका होगा विकल्प संख्या डी, मेहरगढ़ है। 29 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका भीमबेटका, विकल्प संख्या डी। 30 में है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये छोटे से सवाल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सवाल ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूटों ने। 31 में है प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, कन्फ्यूज ये बहुत बार करता है, रामायण किस कौन है, महाभारत कौन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, वाल्मीकि। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य माना जाता है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके जरिए रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के और वेद व्यास जो हैं वो महाभारत के रचनाकार हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में स्थित था, विकल्प संख्या डी। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो लहुरा देव से मिला है। आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा। 34 में है ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। किस पर निर्भर हुए थे, यही आपको बताना है। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो गुप्त काल की कौन सी मुद्रा है, तो ये है दीनार। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। दीनार के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे, जबकि फाहियान ने कौड़ियों का भी व्यापार विनिमय में उपयोग की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 36 में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है, तो ये कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, प्रशासन से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 से 298 ईस्वी तक थे, उनको महामंत्री थे वहाँ के, और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक सर्वोत्तम पुस्तक मानी जाती है और सूत्र शैली में गद्य में इसको लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 37 में है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, विकल्प संख्या ए। 38 में है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे, तो जो कलिंग नरेश खारवेल हैं उनका संबंध था चेदी वंश से, विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही होगा। महाराजा खारवेल 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बने थे और 24 वर्ष की अवस्था में इनका राज्याभिषेक किया गया। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश से संबंधित था। खारवेल को एरा, महाराज, महामेघवाहन और कलिंगाधिपति कहा गया है। 39 में है कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, किसके लिए है, तो आंसर यहाँ पर होगा तमिल व्याकरण के लिए है, यानी कि तमिल भाषा में है और व्याकरण के लिए है। तोलकाप्पियम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ इसको मानते हैं। इसके लेखक तोलकप्पियर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तोलकप्पियम का जो लेखक है वो कौन है, तोलकप्पियर है। यह एक व्याकरण का ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में, ध्यान रखना है, सूत्र शैली में किया गया है। व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की नियमावली में भी इसको ग्रंथ माना जाता है। 40 में है अजंता गुफाओं का निर्माण काल कब है, तो अजंता गुफाओं का निर्माण काल जो है वो है गुप्त काल, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में सही सुमेल को चुनना है यहाँ पर, तो सही इसमें कौन सा है, तो वो है बैरम खान अकबर, सी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। बैरम खां जो है मुगल सेना का सबसे योग्य और विश्वासी सेनापति था।
अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी और वह राज्य चलाने के योग्य भी नहीं था। लेकिन बैरम खां के संरक्षण में उसने शुरुआती वर्षों में शासन किया। बैरम खां अकबर के लिए एक गुरु, पथ प्रदर्शक और प्रशिक्षक जैसा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई और जिसमें हेमू विक्रमादित्य का सामना मुगल यानी कि बैरम खां सेना से हुआ था। 42 में है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, विकल्प संख्या डी। 43 में है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, अकबर ने किया था। 44 में है दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना है? तो दीवाने खास का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है लाल किला के परिसर में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अब बात करें दीवाने खास की, तो दीवाने खास 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के लाल किले में बनवाया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक आयताकार इमारत थी। दीवाने खास का प्रयोग जो है वो बादशाह के उच्चाधिकारियों को गोष्ठी यानी कि सम्मेलन और उच्च स्तर की मंत्रणा आदि के लिए किया जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में, यानी कि उसका नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी है, उसी की याद में इसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 46 में है उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में सिविर भाषा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, उर्दू को। मध्यकालीन भारत में सिविर भाषा उर्दू थी। उर्दू मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। मध्यकालीन भारत में उर्दू का विकास इसलिए किया गया ताकि हिंदू, तुर्की और अफगान सैनिकों में भाषा द्वारा संबंध स्थापित हो सके। 47 में है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में से कौन एक निरक्षर था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 49 में है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है और आज के लिए हम इसी को अंतिम रखते हैं। गुजरात की खानदेश विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, बुलंद दरवाजा। यहाँ पर देखें तो मुगल बादशाह अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात की खानदेश विजय की यादगार के रूप में फतेहपुर सिकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का अर्थ होता है महान या ऊंचा द्वार। अपने नाम के समर्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 280 फुट है और 52 सीढ़ियों के बाद दरवाजे पर पहुंचा जा सकता है। तो आज के इस अभ्यास सीरीज में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब जो है सही तरीके से बोल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा स्पेस लेकर के हम आज ही कुछ और वीडियोस को रिकॉर्ड कर देंगे ताकि आपके जो अभ्यास सीरीज है वो कंटिन्यू होती रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।